करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से सिल पर मतलब पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि अर्थात जिसका मंद बुद्धि भी होता है वो भी बहुत तेज हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति बृंद महाकवि के द्वारा दिया गया है। तो मित्रों घबराएं नहीं, प्रयास निरंतर जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। आइए इसी कड़ी को फिर से शुरू करते हुए आइए हम लोग देखते हैं। फिर अपना जीएस दृष्टि देख रहे थे हम लोग घटना चक्र की, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके अगले पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली प्राचीन रूप और आधुनिक रूप। शासन प्रणाली के दो रूप थे, एक प्राचीन रूप एक आधुनिक रूप। प्राचीन रूप राजतंत्र, शासक जिसमें राजा होता था। आधुनिक रूप जो कि लोकतंत्र है, जिसमें शासक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। राजा जो है पद आनुवंशिक होता था, सत्ता का स्रोत स्वयं राजा खुद ही होता था। और उसके उदाहरण आप देखना चाहें तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि जैसे देश हैं। जबकि अगर लोकतंत्र की तरफ हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद योग्यता आधारित होती है, सत्ता का स्रोत जनता होती है। इसके उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख रूप अध्यक्षीय और संसदीय। अध्यक्षीय प्रणाली पहले देखते हैं। राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है, जो कि दोनों की दोनों पावर राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है और इसका उदाहरण यूएसए है। जबकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, शासनाध्यक्ष अर्थात सरकार का प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन और भारत। देखिए ब्रिटेन और भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति तो होते हैं लेकिन ये नाम मात्र के होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। और जबकि अध्यक्षीय प्रणाली यूएसए में अपनाई जाती है, जहां राष्ट्रपति उनके सर्वे सर्वा होते हैं। वो सरकार के भी प्रमुख होते हैं, राज्य के भी प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइए। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। राज्य के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार और सत्ता। ये चार लोगों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। जहाँ देखिए राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगता है तो मतलब सीधा राष्ट्रपति ही वहाँ शासन करते हैं, मतलब वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो गई। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। जनता ही भारत का एकमात्र स्रोत है सत्ता का। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। गणतंत्र का मतलब यह हुआ देश का जो प्रमुख है राष्ट्रपति हैं ये निर्वाचित होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वंशानुगत चल रहा है, ये वंशानुगत नहीं चलते हैं, बल्कि अर्थात ये निर्वाचित करके तब बैठाए जाते हैं, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी आइंस्टीन ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है केसी वीयर जी ने। ये दोनों फैक्ट आप याद रखें, ये परीक्षा में बार बार आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अभिकल्पनाकर्ता अर्थात जो निर्माण किए हैं पिंगली वकैया जी किए हैं। लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। डेट याद रखें, इंपॉर्टेंट डेट है। पट्टी का रंग केसरिया। केसरिया का मतलब क्या है, केसरिया रंग क्यों है, साहस बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद, सफ़ेद रंग क्यों है, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और हरा उर्वरता एवं समृद्धि, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग है।
चक्र जो है उसका रंग नीला है, उसमें तीलियां 24 हैं और प्रतीक प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ देख लेते हैं जो सारनाथ में है। अंकित शब्द सत्यमेव जयते, जिसे मंडूकोपनिषद में उल्लेखित है, अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। सिंहों की संख्या 4 है। जब उसे हम देखते हैं तो हमें 3 ही दिखता है, एक पीछे रहता है। 4 सिंह से बना है। नीचे अंकित चिन्ह दाएं साइड में बैल है और मध्य में अशोक चक्र है और बाएं साइड में घोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन गीतांजलि से लिया गया है और गीतांजलि के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गायन अवधि 52 सेकंड। ये तो मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा, नहीं याद होगा तो रिमेंबर कर लें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम आनंद मंच से लिया गया है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। डेट सेम है, आप देख सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन इसका हुआ था 1896 में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। जो हम लोगों का राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है? आधारित है शक संवत पर। शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फागुन है। हिंदी के माह को भी अगर हम लोग हिंदुस्तान के हैं, अगर रिमेंबर करना चाहें तो आप एक बार यूट्यूब से या गूगल पे कहीं पे ढूंढ के एक बार उसको देख लें, या तो घर पे पुराने बुजुर्ग गांव के होंगे, शहर के भी होंगे तो उन्हें याद होगा। उनसे थोड़ा सा प्रयास करें कि आप हिंदी के भी सभी माह को जानते रहें। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय दिवस एवं त्यौहार। राष्ट्रीय दिवस एवं त्यौहार। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय नदी गंगा है। वर्ष 2008 में घोषित की गई थी। कुछ विविध फैक्ट देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता मुख्यालय है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई मुख्यालय है। मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद मुख्यालय है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। प्रमुख रियासतें भारत में विलय। रियासत विलय तिथि जम्मू कश्मीर 26 सितंबर 1946 को विलय पत्र द्वारा विलय किया गया। किस माध्यम से? विलय पत्र द्वारा। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुच्छेद। किस भाग में कौन सा भाग किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। इसमें इम्पॉर्टेंट कई प्रश्न बार बार बनते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाग से, तो इसे बार बार याद रखने का प्रयास करें। और इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, बाकी एक सरसरी निगाह देखते चलें। एक सेकंड, पेन चेंज कर लें। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता 2 से 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 का मूल कर्तव्य है 51 का। भाग 5 संघ 52 से लेके 151 तक है। कार्य अब
भाग 5 के संघ के अंदर के जो मतलब उसके अंदर जो अध्याय बनाए गए हैं उन अध्यायों को देख लेते हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक। अध्याय 2 संसद 79 टू 122 तक। उसके बाद अध्याय 3 राष्ट्रपति के विधायी अधिकार 123। ये राष्ट्रपति के विधायी अधिकार ये इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली राष्ट्रपति के विधायी अधिकार का मतलब ये हुआ कि मतलब अध्यादेश ये दूसरे शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद है 123। संघीय न्यायपालिका 124 से 147 तक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 तक। राज्य 152 से 237 तक है। सामान्य 152 से 137। कार्यपालिका 153 से 167। राज्य विधानमंडल 168 से 212। राज्यपाल के विधायी अधिकार 213। ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, अनुच्छेद 213। राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232। अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। भाग 7 जिसे निरसित कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक। पंचायतें 243 से लेकर 243 ड़ तक। ये संशोधन वाला अधिनियम है जिसमें ड़ लगा है। उसके बाद फिर देखें भाग 9 का नगरपालिकाएं 243 त से लेकर 243 य 6 तक। भाग 9 का ख सहकारी समितियां हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो 244 से लेकर 244 क तक है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच जो संबंध दिया गया 245 से 263 तक, जिसमें विधायी संबंध 245 से 255 तक है और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाग 12 264 से लेकर 300 क तक। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिसमें वित्त 264 से लेकर 291 तक है। उधार 292 से 293 है। संपत्ति संविदाएं अधिकार देयताएं बाध्यता एवं वाद 294 से 300 तक है। संपत्ति का अधिकार 300 का है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है, जिसमें सेवाएं 308 से 314 तक है। इसमें इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक है। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 क तक। उसके बाद फिर आते हैं भाग 16 330 से लेकर 342 तक। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। राजभाषा 343 से 351 तक, जिसके अंदर संघ की भाषा 343 344, क्षेत्रीय भाषाएं 345 347। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा जो है वो 348 से 349 है। विशेष निर्देश 350 से 351 तक है। आपात उपबंध 352 से 360। प्रकीर्णन 361 से 367। संविधान का संशोधन ये इम्पॉर्टेंट है। आपात उपबंध भी इम्पॉर्टेंट है 352 से 360 और संविधान संशोधन 368 ये भी इम्पॉर्टेंट है। भाग 21 369 टू 392 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ एवं निरसन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये आगे चलते हैं। भाषाई आयोग समिति, भाषाई आयोग और जो उसके समिति बनाए गए उसके ऊपर ये प्रश्न ये फैक्ट दिए गए हैं। भाषाई प्रांत आयोग गठन जून 1948 में किया गया। अध्यक्ष SK धर जी थे। रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1948 में। अनुशंसा राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न कि भाषाई आधार पर। विशेष ध्यान दें इन्होंने जो सुझाव दिया था इनका कहना था कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए न कि भाषाओं के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट आयोग JVP
समिति, जिसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया। सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतर रमैया, तीनों लोगों के नामों के ऊपर ये समिति बनाई गई। रिपोर्ट सौंपी इन्होंने अप्रैल 1949 में। अनुशंसा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत किया गया। भाषाई आधार पर इन्होंने बताया। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन वर्ष 1953 में किया गया। अध्यक्ष फजल अली जी थे। सदस्य इसके के.एम. फडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू जी थे। रिपोर्ट सौंपी वर्ष 1955 में। अनुशंसा इन्होंने की भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की अनुशंसा की। नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, पहला राज्य जिसका गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, जिसका भाषाई आधार पर पहला गठन हुआ था। तत्कालिक गठन पट्टी श्रीरामुल्ला की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब मौत हुई थी उसी के बाद किया गया था। गठन की तिथि 1 अक्टूबर 1953 में। विभाजन 2 जून 2014 को करके तेलंगाना नया राज्य बन गया। विशेषता क्या है? भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य। विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि अब एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न आते हैं मैच द फॉलोइंग करके, तो डेट थोड़ा सा रिमेंबर रहेगा तो आसानी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। आप देख सकते हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एक ही डेट पे आ रहे हैं। उसके बाद फिर आते हैं सिक्किम 16 मई 1975 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, गोवा 20 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून, लास्ट बना राज्य है तेलंगाना 2 जून 2014 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग नागरिकता। नागरिकता उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, याद रखें 5 से 11 तक एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, पहले नागरिक, दूसरे विदेशी। विदेशी में एक मित्र हैं और शत्रु भी हैं। शत्रु देश के मित्र, यहाँ मित्र और शत्रु मतलब जो शत्रु देश के लोग हैं और मित्र जो हैं जो मित्र देश के लोग हैं। शत्रु देश में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, ये शत्रु देश के मित्र हो, मतलब शत्रु हो गए, शत्रु देश के नागरिक। और मित्र में आप समझ सकते हैं जैसे अपना बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये मित्र देश के हुए। महत्वपूर्ण तथ्य, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को। इसे याद रखें, केवल देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वो सिर्फ 15 हैं, 16 हैं, 19 हैं, 29 हैं और 30 हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक बन सकते हैं। कोई अगर अमेरिका में ही जन्म लिया है तभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। दोहरी नागरिकता, राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में मिलती है। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ 2 राज्यों में एक साथ नागरिकता, 2 देशों में। राज्य का मतलब यहाँ देश है। संबंधित राज्य, तथ्य,
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद 9 के अनुसार। आइए अब देखते हैं नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार। जो मूल अधिकार सबके लिए हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 है, इसमें अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 का है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है और अनुच्छेद 28 है। इम्पॉर्टेंट ये था अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत अधिकार जो प्राप्त किए गए हैं केवल नागरिकों को, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितने अधिकार हैं वो दोनों लोगों को मिलते हैं। आइए देखते हैं मूल अधिकार कुल 6। एक नज़र में इस पे दृष्टि डालते हैं। मूल अधिकार कुल कितने भाग में है। समता का अधिकार पहला है, समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। संसद, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, संसद नए राज्यों का निर्माण कैसे कर सकती है, स्पेशल बहुमत या फिर दे देंगे एक संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक साधारण बहुमत से संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार है। किसी राज्य को, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या थी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। परीक्षा उपयोगी कुछ और तथ्य हम लोग देख लेते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है संसद, बना सकता है सिर्फ। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख लिया गया भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक अभी हम लोगों ने देखा। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता सिर्फ देता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। जो विदेशी व्यक्ति 7 वर्ष भारत में व्यतीत करेगा उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, और वो भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बैक स्टेज से आ गए, आप पता ही नहीं देश को, आप 7 साल से रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजीकरण के साथ आप 7 साल तक रहेंगे तब आपको नागरिकता का अधिकार दिया जा सकता है। नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत। नागरिकता, भारतीय नागरिकता का आधार। भारतीय नागरिकता का अधिकार क्या होगा, जन्म से मिलता है, वंश एवं परवंश से, मतलब वंशानुगत भी चलता है। पंजीकरण से आप उसे आप रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई करके ले सकते हैं। देशीकरण से मतलब आप विदेशों में थे, आए 7 साल यहाँ रहे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्जित भूमि के सम्मेलन से, किसी भूमि को विजिट करके, या तो समझ लीजिए आधा पाकिस्तान हम लोग खाली करा के भारत में मिला लें तो सबको नागरिकता दे दी जाएगी। लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। क्या लागू हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो अभी अभी ये विवादों में था, काफ़ी इस पे शोर शराबा भी हुए थे। नागरिकता देगा ये क्या, किसको किसको नागरिकता देगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। अब इसमें अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, हिंदू वहाँ के, सिख वहाँ के, बौद्ध वहाँ के, जैन वहाँ के, पारसी यहाँ के, ईसाई वहाँ के, मतलब मुस्लिम। चूँकि ये सभी राष्ट्र जो हैं मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो इसलिए मुस्लिम राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक तो होगा नहीं, तो इसलिए जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी, उनको ये अधिनियम देता है। इस पर काफ़ी विवाद भी हुए थे।
चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत, लोप, कैसे इसे इसका अंत किया जा सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, अगर आप नागरिकता त्यागना चाहते हैं तो उस वैसे हो जाएगा। सरकार द्वारा वंचित करने पर, सरकार खुद ही निकाल दे आपको। मूल अधिकार, मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। आर्टिकल 21A इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) का में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेनका गांधीवाद जो 1978 से संबंधित है, ये किससे है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। कृपाण मतलब होता है जो वो तलवार लेके चलते हैं, या फिर एक छोटा सा खंजर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो वो हथियार लेके चलते हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना जाता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उसके संरक्षक किसे बनाया गया है? तो ये उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों को बनाया गया है। ये नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता थी वो दी गई। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी विदेश में नागरिकता ग्रहण करते हैं किसी दूसरे देश का, तो आपका भारत में नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मूल अधिकार। अब शुरू होता है यहाँ से मूल अधिकार। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बराबर प्रश्न बनते हैं, आप लोग विशेष ध्यान दें। मूल अधिकार अपनाया गया यूएसए से, ये यूएसए के संविधान से भारत में ऐड किया गया। संविधान में उल्लेख है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब इसमें देखते हैं हम लोग प्रमुख इसके अनुच्छेद कैसे हैं। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, समता का अधिकार, जिसमें दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में ध्यान दें। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो केस लड़े गए थे उनके बारे में दिया गया। अनुच्छेद 19(1)(d), भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राप्त होता है। अब देखिए राइट टू प्राइवेसी डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसे अनुच्छेद 19(1)(d) को पढ़ेंगे और साथ में अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे तब जाके ये मिलेगा। ये किस वाद में? गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाद में और खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। प्रमुख संबंधित वाद A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव। अनुच्छेद 21 है क्या? किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अन्य प्रमुख अधिकार जो मिले हैं। शीघ्र विचारण का अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार। ये पहले एक चलन था बहुत पहले, जो पैर में डंडा डाल के चलाया जाता था या बेड़ी लगा के चलाया जाता था, उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया। अच्छी सड़कों का भी अधिकार, फिलहाल तो अभी मिल नहीं रही है, लेकिन देखिए
अच्छी सड़कों का भी अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, इसके विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है और बीच बीच में बहुत से केस ऐसे देखने को मिलते रहते हैं। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। आपको अकेले कोई एकांत में कारावास में भी नहीं डाल सकता, उसके विरुद्ध भी, मतलब एक कुछ समय तक स्पेशल केस में आपको डाल सकते हैं, बाकी नहीं। प्रमुख अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार जो अनुच्छेद 19 व 21 के तहत है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल। गैर सरकारी संगठन कॉमन काज की याचिका पर निर्णय दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित क्या क्या है। 6 से 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। अनुच्छेद 21 का है क्या, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। प्राथमिक विद्यालय जो चल रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वो निःशुल्क और सभी बच्चों तक पर्याप्त शिक्षा का उपलब्ध राज्य कराएगी, सरकार खुद कराएगी। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य जो जोड़े गए, यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हों या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मतलब ये अभिभावकों के लिए है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करें। आइए अब देखते हैं। जीवन रक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, चिकित्सा एवं घायल व्यक्ति की चिकित्सीय सहायता का अधिकार है, महिलाओं के लिए शालीनता और गरिमा जीवन जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण अर्थात प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। तो हमारे संविधान में इतने अधिकार हैं कि आप उसे देखें और उसको समझें और गहन से उस पर अपने अधिकार के लिए ज़रूरत पड़े तो खड़े भी हों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती भेज रहा है तो वो भी आप उसके विरुद्ध चल सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, विदेश यात्रा का भी अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं समता का अधिकार। अब समता के अधिकार को हम सभी अनुच्छेद को अलग करके देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। शब्दों को ध्यान दें, कितनी बार बोले हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। शब्दों को ध्यान दें, जितने शब्द दिए गए हैं उन्हें याद रखें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, टोटल 5 हैं। 5 अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार के भेदभाव दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में विषयों में अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। 17 मतलब खतरा, खतरा किसमें हुआ, जब आप किसी के साथ छुआछूत करेंगे तो वहाँ खतरा होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियाँ मतलब जो आप अवार्ड लेते हैं या कुछ और लेते हैं वो मतलब आसानी से विदेशों से या किसी और से गिफ्ट के रूप में नहीं लेते, उसके बारे में दिया गया है ये अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको कुछ बोलने और वाचने या व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं, किसी मुद्दे को आप रख रहे हैं तो इसकी स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर अपराध हुआ है तो उसके दोष सिद्ध होने के लिए जो संरक्षण दिया गया है कि आप उसको संरक्षित कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप अपनी तरफ से वकील कर सकते हैं या फिर मतलब आप उसे सिद्ध करने के लिए संरक्षण प्राप्त है, आपको ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण, गिरफ्तारी के लिए भी कुछ दशाओं में संरक्षण दिया गया है। आइए उसके बाद देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें अनुच्छेद
19(1) ख में क्या है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण कहीं सम्मेलन आप कर सकते हैं। ग क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और उसके बाद घ क्या है, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। और उसके बाद अंग क्या है, राज्य के किसी भाग में निवास, राज्य के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। और छ क्या है, व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के सभी स्वतंत्रता थे। आइए उसके बाद देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं, एक दिया गया अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध। बालाश्रम मतलब बच्चों को श्रम में लगाना, उसके प्रति प्रतिषेध मतलब उसको रोका गया है। मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब जबरदस्ती काम कराना या तो फिर पहले एक दूसरे को मतलब बेच देते थे, एक दूसरे को उनके यहाँ काम करने के लिए, इनके काम करने के लिए ज़बरदस्ती आप उन्हें रोकते थे, तो शोषण करते थे उनका, उसके विरुद्ध दिया गया। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदमी नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम बच्चे कारखाने में नहीं कार्य करेंगे। संपत्ति का अधिकार, पूर्व स्थिति क्या थी, मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) च और 31 के अंतर्गत था, ये पहले था। वर्तमान स्थिति क्या है, विधिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 क में उल्लेखित है। संविधान संबंधित संविधान संशोधन जो हुआ वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार कर दिया गया इसको। संविधान ये मूल अधिकार की जगह इसको विधिक अधिकार कर दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को। आइए नेक्स्ट देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रिट जारी की जाती है, उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च अर्थात हाई कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती हैं वो है, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पुच्छा। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक अधिकार जो मिला है वो देखते हैं। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक अधिकार 25 से लेकर 28 तक हैं। उसके बाद देते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदत्त है। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं आपातकाल में। अनुच्छेद 358 जब लगेगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा अनुच्छेद 358 पर, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगा दी गई। तो 20 और 21 नहीं निलंबित होंगे और इसके सिवा सभी निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल के समय। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, किसे बोला था, अनुच्छेद 32 को, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 है क्या, अनुच्छेद 32 में एक्चुअली दिया ये गया है कि जब आपका कोई अधिकार छीना जा रहा है या फिर कम हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपका अधिकार आपको नहीं मिल रहा है पूरा, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के का दरवाज़ा सीधा खटखटा सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। वो सीधा आपके मुद्दे को देखेंगे और अगर ऐसा कुछ है तो अधिकार आपको जरूर दिया जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इम्पॉर्टेंट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009, टोटल ये पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान है अनुच्छेद 20(3) में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रत्युक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है बौद्ध, जैन एवं सिख। अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द जो दिया गया है उसके अंदर 3 धर्म शामिल है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया वर्ष 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व में क्या क्या अंतर है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, जबकि नीति के निदेशक तत्व जो है भाग 4 में है। ये भाग 3 में है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मूल अधिकार, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। प्रवृत्ति इसकी नकारात्मक है, इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, गैर वाद योग्य है। गैर वाद योग्य मतलब इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, और ये वाद योग्य है। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नकारात्मक सकारात्मक किस परिदृश्य में दिया गया? नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट के ऊपर लगाम लगा दी। आपको जब आपको अधिकार मिलेंगे, आपको बोलने का अधिकार, आपको टहलने का अधिकार, तो आप बार बार मतलब गवर्नमेंट आप पे रोक लगाना चाहेगी तो कम रोक पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट के लिए नकारात्मक है। और ये सकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये इसमें जो है आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि आप देश की सेवा करें, आप एक अच्छा संचालन बनाए रखें, आप मित्रता बनाए रखें। तो ये गवर्नमेंट की मतलब सहायता भी करती है, इसलिए इसे सकारात्मक रखा गया। वाद योग गैर वाद योग आप समझ ही रहे हैं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में DPSP को, जबकि मूल अधिकार को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। इसे लागू करने के लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये संविधान में दिया गया है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है, क्योंकि ये संविधान में करने के लिए एक उद्देश्य दिया गया है। लेकिन इसको लागू अगर करना है, करने के लिए कोई विधान बनाना है, तो आप उसे बना के तब लागू कर सकते हैं। परीक्षा वियोगी दृष्टि से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व में। संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था वर्ष 1976 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39B में। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण न हो का प्रावधान है अनुच्छेद 39C में। कुछ शब्द इतने जटिल होते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39D में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल 10, इस समय 11 हैं। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। टोटल इस समय 11 हैं। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही जो हमारा मूल कर्तव्य है उसे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या, इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 12। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम था JS वर्मा समिति वर्ष 1999 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है अभिभावकों द्वारा
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। मित्रों, आज बस यहीं तक, और इसके आगे का अपडेट हम लोग फिर से देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को सीरीज कैसी लग रही है, या तो और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करते चलें, या तो फिर हम शार्ट में इसको बस रीडिंग करते चलें। जैसा भी हो आप लोग ज़रूर बताइए, और लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। आपके कमेंट्स और सुझाव से हमें प्रेरणा मिलती है और करने के लिए उत्साह भी मिलता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।